अध्याय 115 कमल। रोहित, रुक जाओ टिल्ड। एक आवाज ने तुरंत खतरे की घंटी बजाते हुए चिल्लाया। रोहित को रोकने वाला हरीश पाल था, जिसकी आंखों में यह विश्वास था कि अगर रोहित मरना चाहता है तो वह अभी भी जीना चाहता है। वह वाकई नहीं चाहता था कि यह लेन देन उसके द्वारा बर्बाद हो जाए। हालांकि हरीश पाल शक्तिहीन था, उसमें रोहित को रोकने की क्षमता और साधन की कमी थी। अपनी वर्तमान स्थिति में वह एक भयंकर भूत की शक्ति का उपयोग भी नहीं कर सकता था, और अगर वह शारीरिक रूप से हस्तक्षेप करता तो कौन जानता था कि रोहित मुड़कर उसे गोली मार देगा या नहीं, जिससे उसकी जान जा सकती थी। धड़ाम टिल्ड। फिर भी एक बंदूक की गोली की आवाज गूंजी। ये सड़क के दोनों ओर के खेतों में गूंज गई। यह एक ऐसे दृश्य की तरह नहीं था जहां सिर फट गया हो और चारों ओर खून बिखर गया हो। गोली सत्य के माथे से होकर पीछे सड़क पर गिरी, जिससे एक गोली का छेद बन गया। रोहित ने अपनी भौहों पर शिकन डाली, फिर से गोली चलाने के लिए तैयार था। लेकिन एक आवाज ने अचानक बीच में आकर कहा, किसी को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, लेकिन सत्य को नहीं, बल्कि मुझे। मैंने ही फाइलों को हटाने का आदेश दिया था। सत्य तो बस कंपनी का काम कर रहा था, उसने मूल रूप से कुछ भी गलत नहीं किया। उसी क्षण कुछ खास लोग एक आरवी की दिशा से तेजी से इस जगह की ओर आ रहे थे। नेता एक 25 साल का युवक था, जो एक सफ़ेद लैब कोट पहने हुए था और साधारण लग रहा था। उसके दोनों ओर कई वर्दीधारी विशेष एजेंट थे। उनके पीछे विशेष सशस्त्र सुरक्षा थी, जिनके पास असली बंदूकें और गोला बारूद थे, किसी फिल्म के पोस्टर से सीधे बाहर आए हमलावर टीम की तरह अच्छी तरह से सुसज्जित थे। ये देखकर सत्य ने आखिरकार राहत की सांस ली। कुछ तैयारी के बिना वह वाकई इस रोहित से निपटने में सहज नहीं था। अब वह निश्चित रूप से सुरक्षित था। रोहित, तुम्हें इसकी उम्मीद नहीं थी, उसने एक मुस्कान निचोड़कर बाहर निकाली, हालांकि उसका शरीर अभी भी कांप रहा था। इतनी दूरी से इस सत्य को बचाना, ये घोस्ट डोमेन की क्षमता होनी चाहिए, है ना? रोहित ने दृश्य को स्कैन किया और अपने सामने सत्य को नजरअंदाज कर दिया। उसने जल्दी से एक वर्दीधारी अधेड़ उम्र के व्यक्ति पर अपनी नजरें जमाईं, जिसमें स्वाभाविक अधिकार की आभा थी। इस आदमी में एक खतरनाक हवा थी। घोस्ट आई लगभग अनैच्छिक रूप से खुलने के लिए उत्सुक लग रही थी, जैसे कि एक खतरे को महसूस कर रही हो, सहज रूप से मुकाबला करना चाहती हो। एक घोस्ट मास्टर, है ना? लेकिन ऐसा लग रहा था कि भय का स्तर बहुत ऊंचा था। मैंने ही कैप्टन ली को सत्य को बचाने का आदेश दिया था। मुझे अपना परिचय देने दो। मेरा नाम अरूप गुप्ता है, मैं एक निश्चित शोध संस्थान का निदेशक हूँ। तुम मुझे निदेशक अरूप गुप्ता, प्रोफेसर अरूप गुप्ता कह सकते हो, या तुम बस मेरा नाम इस्तेमाल कर सकते हो। सफ़ेद लैब कोट पहने हुए युवक ने बात करते हुए उसकी ओर तेजी से कदम बढ़ाया। अरूप गुप्ता, ये नाम जाना पहचाना लग रहा था। रोहित खुद को याद करने से नहीं रोक सका। ये जूनियर हाई स्कूल की पाठ्यपुस्तक में रहा होगा। एक सेकंड रुको, ये वह छोटा लड़का नहीं हो सकता। अरूप गुप्ता का अब किंग एंटरटेनमेंट क्लब से क्या संबंध है? रोहित ने पूछा। वह मेरा अच्छा काम न करने वाला छोटा भाई है, अरूप गुप्ता ने कहा। अगर तुम्हारे कोई सवाल हैं तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। मैं इस मामले की जिम्मेदारी लूंगा। क्या तुम तब तक बंदूक नीचे रख सकते हो? ये सबसे अच्छा होगा अगर कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार हो। रोहित ने अपनी बंदूक हटा दी और सत्य की तरफ देखा। सत्य ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा, लगभग बेहोश हो गया था। कृपया बैठो। अरूप गुप्ता ने पास में एक सूरज छाता के नीचे अस्थायी रूप से रखी गई कुछ कुर्सियों और मेजों की ओर इशारा किया। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे इस सब के लिए एक स्पष्टीकरण दे सकते हो। रोहित ने बॉडी बैग को जमीन पर फेंका और फिर बैठ गया। शांत भाव के साथ अरूप गुप्ता ने दो लोगों की ओर इशारा किया और कहा, बेशक, मुझे मेरे बगल में बैठे इन दो सज्जनों से तुम्हारा परिचय कराने दो। यह अंतर्राष्ट्रीय घोस्टमास्टर एशियाई शाखा से अरविंद, कैप्टन अरविंद और ये ली जून हैं। अरविंद। रोहित की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। अंतर्राष्ट्रीय घोस्टमास्टर से पूनम का वरिष्ठ। उन्होंने पहले केवल फोन पर बात की थी, उसे उम्मीद नहीं थी कि इस घटना से खुद अरविंद बाहर आएगा। अरविंद मुस्कुराया और कहा, युवाओं से वाकई में एक नायक निकलता है। रोहित, ये हमारी पहली मुलाकात होनी चाहिए, है ना? पूनम ने मेरे बारे में तुम्हें रिपोर्ट करना बंद नहीं किया है। मुझे उस फोन कॉल के लिए तुम्हें धन्यवाद देना होगा। इसने मुझे एक सवैतनिक छुट्टी लेने का एक वैध कारण दिया। वह फोन कॉल रोहित के अंतर्राष्ट्रीय घोस्टमास्टर्स को धमकाने के बारे में था। ये सबसे अच्छा होगा अगर कैप्टन अरविंद आ सकें, वरना यह मामला कभी स्पष्ट नहीं होगा। रोहित ने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, फिर कहा। उसके बगल में ली जून नामक व्यक्ति ने कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी नज़रें रोहित पर टिकी हुई थीं। यह एक भारी भरकम घोस्टमास्टर होना चाहिए, जिसे इस यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लाया गया था। देर हो रही है, इसलिए मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। आपको जिस असाधारण घटना से निपटने का काम सौंपा गया है, उसकी एक फाइल देना एक मानक प्रक्रिया है, ताकि हर घोस्टमास्टर के जीवित रहने की दर को बढ़ाया जा सके और उन्हें असाधारण घटना को अधिक प्रभावी ढंग से हल करने में मदद मिल सके।
ये तथ्य कि तुम्हारी फाइल में जानकारी छिपाई गई थी, ये वाकई में सत्य का काम था, लेकिन उसने खुफिया जानकारी से समझौता करने की चिंता के कारण ऐसा किया। इसके लिए मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी होगी, अरूप गुप्ता ने एक गंभीर रवैये के साथ कहा। ये सुनकर रोहित ने तुरंत अपनी आंखें सिकोड़ लीं और सत्य को एक गहरी नज़र से देखा। तुम कंपनी की फाइलों को रोक सकते हो, तुम उन्हें छिपा सकते हो, लेकिन क्या तुम अंतर्राष्ट्रीय घोस्टमास्टर्स की फाइलों को भी छिपा सकते हो? अरूप गुप्ता ने कहा, सत्य के पास ऐसा करने का अधिकार नहीं है, लेकिन मेरे पास है। मैंने किसी से दूसरी तरफ से फाइलों को हटवा दिया था। तुमने ऐसा क्यों किया? रोहित की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। राष्ट्र के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे देश के भीतर असाधारण घटनाओं को हमेशा के लिए सुझाने के लिए। अरूप गुप्ता ने गंभीरता से आगे कहा, क्या तुम जानते हो कि देश में असाधारण घटनाओं के कारण हर दिन कितने लोग मरते हैं? हर दिन कितनी नई असाधारण फाइलें जोड़ी जाती हैं? बड़े डेटा विश्लेषण से पता चलता है कि देश के भीतर असाधारण घटनाओं की संख्या अभी भी बढ़ रही है, और जल्द ही वे एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाएंगी जहां उन्हें अब छिपाया या दबाया नहीं जा सकता। आपदा एक पूर्ण पैमाने पर फैलने के संकेत दिखा रही है। अगर हम जल्द ही स्थिति को पलटने का कोई तरीका नहीं ढूंढते तो इसके परिणाम अकल्पनीय हैं। राष्ट्रहित और देश के अस्तित्व के सामने व्यक्तिगत बलिदान महत्वहीन है, जब तक कि बलिदान सार्थक है। शायद इस घटना में बहुत से घोस्टमास्टर मारे गए, लेकिन मेरी राय में उनकी मृत्यु ने जानकारी की गोपनीयता और घोस्ट कॉफिन की वसूली को सुरक्षित किया, यह इसके लायक था। ये कहने के बाद उसने दूर स्पोर्ट्स कार पर ताबूत को देखा। जब तक घोस्ट कॉफिन हुआनगैंग गांव से बाहर निकल जाता है, तब तक सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे शब्द गाने से बेहतर लगते हैं। जो बलिदान दिए जा रहे हैं वे तुम नहीं हो। जो तुमने अभी कहा उसके लिए मैं अभी तुम्हें मारने की इच्छा को मुश्किल से रोक पा रहा हूं, रोहित ने अपने चेहरे पर कुछ हद तक क्रूरता भरी अभिव्यक्ति के साथ कहा। उसके बोलने के बाद उसकी भौं पर एक लाल भूत आंख खुल गई। उसमें से एक हल्की लाल रोशनी निकली जो बाहर की ओर फैल गई। ली जून बगल में खड़ा होकर बिना गुस्से के अपना अधिकार जताते हुए बोला, प्रोफेसर अरूप गुप्ता राष्ट्र का खजाना है, उनका मूल्य तुम्हारे मूल्य से कहीं अधिक है। अगर तुम प्रोफेसर अरूप गुप्ता पर हमला करते हो तो मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हें यहीं और अभी खत्म कर दूंगा, भले ही तुम्हारे जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को मारना एक अफसोस की बात हो। तुम सत्य को अभी बचा पाए क्योंकि मैंने भयंकर भूतों की शक्ति का उपयोग नहीं किया, जिसका मतलब यह नहीं है कि तुम उन्हें वाकई सुरक्षित रख सकते हो, रोहित ने कहा। तुम कोशिश कर सकते हो, ली जून ने जवाब दिया। तनावपूर्ण माहौल देखकर अरविंद ने हंसते हुए चीजों को ठीक करने की कोशिश की। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम में से एक विशेष बलों का कप्तान है और दूसरा एशियाई शाखा से अंतर्राष्ट्रीय घोस्टमास्टर है। अनिवार्य रूप से हम सभी एक ही टीम में हैं। अगर हम यहाँ लड़ते हैं और बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल जाती है तो क्या यह एक मजाक नहीं होगा? हम क्या समय सोच रहे हैं? असाधारण घटनाओं को हल करने के लिए एकता और सहयोग हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। आपस में लड़ने का क्या मतलब है? रोहित, मैं समझ सकता हूं कि तुम अभी कैसा महसूस कर रहे हो और फाइलों को बदलना वाकई में तुम्हारे लिए बहुत परेशानी लाया, लेकिन तुम्हें प्रोफेसर अरूप गुप्ता के दृष्टिकोण को भी समझना चाहिए। वह हमारे राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं। घोस्ट कॉफिन का अस्तित्व वर्तमान स्थिति पर गहरा प्रभाव डालता है। अगर हम इसके मूल्य का पता लगा सकते हैं तो हम वाकई में असाधारण घटनाओं को दबा और हल कर सकते हैं, अरविंद ने कहा। घोस्ट कॉफिन की वसूली के लिए प्रोफेसर अरूप गुप्ता ने जो बलिदान दिए हैं उसके पीछे उनका तर्क होना चाहिए, अरविंद ने आगे कहा। चलो एक दूसरे के प्रति विचारशील और समझने की कोशिश करते हैं। मुझे इस प्रोफेसर अरूप गुप्ता पर क्यों विश्वास करना चाहिए? रोहित ने पूछा। तुम उन पर विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें उनके द्वारा किए गए योगदानों पर विश्वास करना चाहिए। वह असाधारण घटनाओं का अध्ययन करने वाले शुरुआती पेशेवरों में से एक हैं। घटनाओं के बढ़ने से पहले भी उन्होंने भयंकर भूतों के अस्तित्व की पुष्टि की और उनका विश्लेषण करने का प्रयास करना शुरू कर दिया। प्रकोप की शुरुआत में उन्होंने कई महत्वपूर्ण शोध पत्र प्रकाशित किए जिन्होंने असाधारण घटनाओं को दबाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अरविंद ने जवाब दिया। तुम अंतर्राष्ट्रीय साइट पर रहे हो, तुमने प्रोफेसर अरूप गुप्ता के शोध पत्र जरूर देखे होंगे। ओह हाँ, जो कलम का नाम वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग करते हैं वह कमल है। कमल? रोहित की आंखें सिकुड़ गईं। उस शोध पत्र भयंकर भूतों की शक्ति सोने को प्रभावित नहीं कर सकती के लेखक। अरूप गुप्ता ने कहा, अगर तुम वाकई में मुझे मारना चाहते हो तो मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। अगर तुम मुझसे बेहतर कर सकते हो और अधिक योगदान दे सकते हो तो तुम मुझे अभी गोली मारकर मार सकते हो और मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मुझे उम्मीद है कि तुम बड़ी तस्वीर पर विचार करोगे। क्या तुम गंभीर हो? मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, अरूप गुप्ता ने जवाब दिया। रोहित ने लापरवाही से पिस्तौल को मेज पर रखा और उसे आगे धकेल दिया, उसे अरूप गुप्ता की ओर खिसका दिया। मुझे साबित करो कि तुम वाकई में सार्वजनिक हित के प्रति समर्पित हो, न कि सिर्फ अपने। तुम मुझे कैसे साबित करने के लिए कहते हो?
अरूप गुप्ता ने पूछा, तुम एक व्यक्ति के मूल्य को मापना और तदनुसार बलिदान करना पसंद करते हो। तो मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, कौन अधिक मूल्यवान है, एक अंतर्राष्ट्रीय घोस्टमास्टर जो असाधारण घटनाओं को हल कर सकता है, या एक महाप्रबंधक जो कंपनी के संचालन को बनाए रखता है? रोहित ने कहा, बेशक अंतर्राष्ट्रीय घोस्टमास्टर अधिक महत्वपूर्ण है। अगर इसका मतलब एक असाधारण घटना को हल करना है, तो मैं एक साधारण व्यक्ति को मारने में संकोच नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसा बलिदान सार्थक होगा, अरूप गुप्ता ने गंभीरता से कहा। रोहित ने कहा, अच्छा, अगर तुम व्यक्तिगत रूप से सत्य को मारते हो, तो मैं देश के लिए असाधारण घटनाओं को हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय घोस्टमास्टर्स में शामिल होने में संकोच नहीं करूंगा, और हम फाइल के मुद्दे के संबंध में सब कुछ साफ कर सकते हैं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि तुमने फाइलों को अपने लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए बदला था। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो तुम्हारी बातें सिर्फ खाली बकवास हैं और कुछ नहीं। जहां तक उस तरफ की बात है, मैं निश्चित रूप से नहीं जाऊंगा। मैं अपनी जान जोखिम में डालकर असाधारण घटनाओं को हल करते हुए पीठ में छुरा घोंपना बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम क्या कहते हो, कैप्टन अरविंद? अरविंद की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। इस क्षण में उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। रोहित का तर्क वाकई में ठोस था। अगर फाइलों को बदलना सिर्फ एक विशेष मामला था तो इसे सहन किया जा सकता था, क्योंकि यह मुख्यालय के लिए था। लेकिन अगर यह एक विशेष मामला नहीं था और इसके बजाय किसी के व्यक्तिगत लाभ के लिए था। अध्याय 116, व्यापार शुरू। रोहित ने चुनाव अरूप गुप्ता को सौंप दिया। चूंकि प्रोफेसर बिनित इतने बुद्धिमान और निस्वार्थ हैं, तो वह निश्चित रूप से जानते थे कि क्या किया जाना था। अगर वह सत्य को मार देता तो रोहित को यकीन हो जाता कि अभिलेखागार में छेड़छाड़ बड़े हित के लिए की गई थी, जिसमें कोई व्यक्तिगत स्वार्थी इच्छा शामिल नहीं थी। ऐसे में वह नाराजगी से माफ कर सकता था। अगर नहीं, तो ये दूसरों को शांत करने के लिए सिर्फ खाली शब्द होते, और रोहित अरूप गुप्ता की व्यक्तिगत रूप से देखभाल करने के लिए भयंकर आत्माओं की शक्ति का उपयोग करने में संकोच नहीं करेगा। अब अरूप गुप्ता के हाथों में बंदूक के साथ वह क्या करेगा? रोहित इसका इंतजार कर रहा था। इस समय अरविंद चुप रहा, और विशेष बलों के टीम लीडर ली जून ने भी कुछ नहीं बोला। वे जानते थे यह एक व्यापार था, एक घोस्ट टैमर के लिए एक साधारण आदमी की जान। अरूप गुप्ता ने अपने सामने बंदूक को देखा और फिर अपने बगल में सत्य को। प्रोफेसर अरूप गुप्ता, रोहित की भूतों वाली बातों को मत सुनो। वह मुझे मारने के लिए आपका उपयोग कर रहा है। अगर आप मुझे मार भी देते हैं तो वह शायद इसमें शामिल न हो। और मैंने कंपनी में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, चाहे वह लैब के वित्तीय संचालन को बनाए रखने में हो या घोस्ट कॉफिन प्राप्त करने में। इस समय सत्य घबरा गया। दूसरे अरूप गुप्ता के चरित्र को नहीं जानते होंगे, लेकिन वह इसके बारे में बहुत स्पष्ट था। वह कुछ भी करने में सक्षम था, जिसमें उसे मारना भी शामिल था। सत्य, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। रोहित का मूल्य वाकई में तुम्हारे मूल्य से अधिक है। कंपनी तुम्हारे जैसे महाप्रबंधक को बदल सकती है, लेकिन रोहित के बिना हम एक जिम्मेदार व्यक्ति को खो देंगे। और तुम प्रत्येक घटना के पीछे औसत नुकसान के बारे में बहुत स्पष्ट हो। अरूप गुप्ता ने बंदूक उठाई और खड़े हो गए। इसलिए तुम्हारा मूल्य उसके मूल्य से मेल नहीं खाता। अब मुझे उम्मीद है कि तुम एक बलिदान कर सकते हो। मैं तुम्हारी पत्नी और बच्चों का ख्याल रखूंगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। धड़ाम चल, बंदूक की गोली की आवाज गूंजी। अरूप गुप्ता ने बिना किसी हिचकिचाहट के सत्य पर बंदूक चला दी। लेकिन सत्य ने तेजी से झुककर गोली से बच गया, भाग्य से शॉट से बच गया। भागो टिल्डर। उस समय सत्य टूटने के करीब था। वह उठने के लिए संघर्ष किया, हताश होकर भागने की कोशिश कर रहा था। मृत्यु एक पंख की तरह हल्की होती है या माउंट ताई की तरह भारी। हर किसी का बलिदान करने का समय होता है। अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें भागना नहीं चाहिए, क्योंकि यह तुम्हें और अधिक दर्द देगा। धड़ाम चल, एक चीख गूंजी, क्योंकि सत्य जमीन पर गिर गया। यह नहीं जानता था कि उसे कहाँ लगी थी। अरूप गुप्ता बंदूक के साथ उसके पास चले गए और उसे उसके सिर पर निशाना बनाया। उसके चेहरे पर कोई दया नहीं थी, केवल एक एहसास था। एक एहसास कि बड़े हित के लिए एक जीवन लेना न्यायोचित था। रुको, एक पल रुको, प्रोफेसर अरूप गुप्ता, क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें बड़ी स्वास्थ्य देखभाल कराई थी? और मैंने ही तुम्हें तुम्हारी पत्नी से मिलवाया था। सत्य का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, पूरे शरीर में कांप रहा था, जैसा कि उसने खुद को सहारा दिया। वह भीख मांग रहा था। धड़ाम चल, उसके बोलने से पहले तीसरी गोली गूंजी। सत्य खून के एक गड्ढे में गिर गया। उसका शरीर अभी भी ऐंठ रहा था, उसकी आंखें चौड़ी खुली थीं, क्योंकि जीवन उनसे तेजी से निकल रहा था। जल्द ही जमीन पर एक बढ़ती हुई ठंडी लाश थी। सत्य मर चुका था। शुरुआत से अंत तक कैप्टन ली जून और अरविंद ने पूरे मामले को होते हुए देखा। उन्होंने इसे रोका नहीं, भले ही दोनों के पास ऐसा करने की शक्ति थी। ये शुरुआत में रोहित के मामलों को अपने हाथों में लेने से अलग था। यह अरूप गुप्ता था जिसने ट्रिगर खींचा, और परिणाम इसमें शामिल सभी लोगों के लिए सबसे अच्छा लग रहा था।
रोहित को यह साबित करने के लिए सत्य की मौत की जरूरत थी कि अंदर कोई तोड़फोड़ करने वाला नहीं था, और यह पुष्टि करने के लिए कि अरूप गुप्ता वाकई निस्वार्थ और भरोसेमंद था। ली जून को सत्य की मौत की जरूरत थी ताकि वह अरूप गुप्ता की रक्षा करने के अपने कर्तव्य को पूरा कर सके। अगर सत्य जीवित रहता तो रोहित ने शायद कुछ किया होता जिससे अरूप गुप्ता के जीवन को खतरा हो सकता था। अरविंद को मुख्यालय को एक स्पष्टीकरण देने के लिए सत्य की मौत की जरूरत थी। अरूप गुप्ता को भी सत्य की मौत की जरूरत थी ताकि रोहित की मुख्यालय में भर्ती सुनिश्चित हो सके, कंपनी में योगदान हो सके और आगामी सौदों के लिए रास्ता साफ हो सके। शायद सत्य मरने के लायक नहीं था, आखिरकार वह कंपनी के लिए काम कर रहा था। लेकिन स्थिति को उसकी मौत की मांग थी और उसे मरना ही था। उसका मूल्य उसके जीवन को बचाने के लिए पर्याप्त नहीं था। क्या तुम अब संतुष्ट हो? अरूप गुप्ता वापस चले गए, बंदूक को मेज पर रखा और उसे रोहित की ओर धकेल दिया। रोहित ने कहा, कुछ समय बाद मैं एक मूल्यांकन से गुजरूंगा। एक बार जब मैं पास हो जाता हूं तो मैं शामिल हो जाऊंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि भविष्य में फाइल में छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं होगा। अगर होता है तो मैं जानने का अधिकार सुरक्षित रखता हूं। अरूप गुप्ता ने कहा, जब तक तुम महत्वपूर्ण योगदान देते हो तब तक तुम्हें कुछ गोपनीय मामलों के बारे में कोई रहस्य नहीं रखा जाएगा। अच्छा, अब जब यह मामला सुलझ गया है तो चलो अधिग्रहण पर चर्चा करते हैं। रोहित ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं क्योंकि उसने अपने बगल में बॉडी बैग उठाया और उसे मेज पर रखा। बैग से एक ठंडी लाश जैसी गंध निकली। 2 भूत, साथ ही मेरे पीछे गांव से लाया गया घोस्ट कॉफिन, वे कितने के हैं? वैसे इनमें से प्रत्येक वस्तु बहुत कीमती है, इसलिए तुम्हें एक ऊंची कीमत देनी होगी। अब जब संघर्ष हल हो गया था तो लाभ पर चर्चा करने का समय था। मुझे व्यापार के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो तुम एक कीमत तय कर सकते हो जब तक तुम संतुष्ट हो, बेशक बशर्ते कंपनी वहन कर सके जो तुम मांग रहे हो। अरूप गुप्ता ने कहा, आज मुझे केवल घोस्ट कॉफिन को वापस ले जाने की ज़रूरत है। क्या इसका मतलब यह था कि उसे एक आसमान छूती कीमत मांगनी चाहिए? रोहित ने अपने मन में गणना करना शुरू कर दिया। ये घोस्ट कॉफिन एक टिक टिक करता हुआ बम था, निश्चित रूप से रखने लायक नहीं था। इसे बेचना सबसे अच्छा होगा, और जैसा कि अरूप गुप्ता इसे पाने के लिए अविश्वसनीय रूप से उत्सुक था, एक अच्छी कीमत न लेना उसके सभी कड़ी मेहनत के लिए एक अन्याय होगा। मुझे इस पर सोचने दो। अगर एक भूत का बाजार मूल्य 1 करोड़ था तो घोस्ट कॉफिन और उसके अंदर का भूत 2 भूतों के बराबर है, जो 2 करोड़ के बराबर है। फिर सत्य द्वारा पहले बताए गए 50% प्रीमियम को जोड़ने पर यह 3 करोड़ है। बस इसके बारे में सोचना ही रोमांचक लग रहा था। वह एक अरबपति बनने वाला था, कुछ ऐसा जिसकी उसने स्कूल में रहते हुए कभी कल्पना नहीं की होगी। कुछ देर विचार करने के बाद रोहित जल्द ही बोला, घोस्ट कॉफिन बहुत खास है, ये सिर्फ भूत के बारे में नहीं है, इसमें अद्वितीय क्षमताएं भी हैं। मुझे लगता है कि यह कम से कम 5 करोड़ का होना चाहिए। ठीक है, 5 करोड़। वित्तीय प्रबंधक कौन है? पैसे ट्रांसफर करो, अरूप गुप्ता ने अपने कंधे के ऊपर से बुलाया। तुरंत देबाश्री घबराहट और डर से चलकर आए। ठीक है प्रोफेसर अरूप गुप्ता। उद्धरण चिन्ह। इतनी तेज सहमति, बिना किसी तर्क के पैसे ट्रांसफर करना, क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने बहुत कम कीमत बताई? मुझे आश्चर्य है कि क्या अभी भी आंकड़ा संशोधित करना संभव है। लेकिन अरविंद, ली जून को देखते हुए और इस गंभीर माहौल को महसूस करते हुए रोहित को लगा कि अब अपनी मांगी हुई कीमत को बदलना उसकी गरिमा के लिए एक बड़ा झटका होगा। ये शर्मनाक रूप से अजीब है, लेकिन पैसे के सामने क्या नहीं छोड़ा जा सकता। 5 करोड़ सिर्फ घोस्ट कॉफिन के लिए हैं। मुझे इसे गांव से बाहर निकालने में बहुत मुश्किल हुई और मैंने एक स्पोर्ट्स कार को भी तोड़ दिया। इन खर्चों का भी हिसाब होना चाहिए। 50 लाख और जोड़ो, रोहित ने बेशर्मी से कहा, कीमत बढ़ाने के लिए एक बहाना ढूंढते हुए। ठीक है, तो 50 लाख और जोड़ो, अरूप गुप्ता ने कहा। धिक्कार है, मैंने अभी भी बहुत कम कीमत बताई। वाकई गरीबी ने मेरी कल्पना को सीमित कर दिया है। कितना निराशाजनक है। काश मैंने और पढ़ाई की होती तो मुझे और पैसे मांगने में इतना शर्मिंदा महसूस नहीं होता। रोहित कीमत को और बढ़ाना चाहता था, लेकिन वह वाकई में अपने गौरव को कम नहीं कर सकता था, और ज़्यादा मांगना उसे बिना किसी गरिमा के छोड़ देगा। छोड़ो, इसे दान मानते हैं, लेकिन मुझे अनिकेत के लिए एक अच्छी कीमत मिलनी चाहिए। रोहित ने सोचा कि उसे अनिकेत से एक बड़ी राशि बनानी चाहिए। इस आदमी ने हुआनगेंग गांव में निश्चित रूप से उसका फायदा उठाया था। प्यारे दोस्त, मेरी किस्मत तुम पर निर्भर है। रोहित ने अपने सामने बॉडी बैग को छुआ। उसे ऐसा लगा जैसे वह एक लाश को नहीं, बल्कि पैसे से भरे एक बैग को छू रहा हो। तो तुम्हारे साथ व्यापार करके खुशी हुई। कीमत तय होते देख अरूप गुप्ता थोड़ा उत्साहित हो गए और फिर उन्होंने कहा, कैप्टन ली, क्या आप उस घोस्ट कॉफिन को वापस लैब में ले जाने में कोई आपत्ति नहीं करेंगे? बेशक। ली जून तुरंत खड़ा हो गया। घोस्ट कॉफिन को ले जाने की तैयारी के लिए लैब सुरक्षा के एक समूह का नेतृत्व कर रहा था।
रोहित ने कहा, बस एक दोस्ताना याद दिलाना, घोस्ट कॉफिन के अंदर एक भूत है और एक बार जब तुम इसे खोलते हो तो भूत बाहर आ जाएगा। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। मैं किसी भी बिक्री के बाद के मुद्दों के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। धन्यवाद। ली जून ने रोहित की तरफ वापस देखा। मैं कंपनी के लोगों को बाकी लेन देन के बारे में तुमसे बात करने दूंगा। मुझे लैब में काम है, इसलिए मैं और नहीं रुकूंगा। घोस्ट कॉफिन को दूर ले जाते हुए देखकर अरूप गुप्ता उठने के लिए इंतजार नहीं कर सके, एक बार में जाने के लिए तैयार थे। तुम बस ऐसे ही जा रहे हो? क्या तुम अनिकेत को नहीं ले जा रहे हो? मैं उसके लिए एक बड़ी राशि वसूलने की योजना बना रहा था। उस समय रोहित को लगा कि उसने एक बड़ी गलती कर दी है। यह अनिकेत ज़्यादा मूल्यवान नहीं लग रहा है। मिस्टर रोहित, कृपया मुझे और आगे बढ़ाएं, मैं बाद के लेन देन का प्रभारी रहूंगा। क्या आपको कोई आपत्ति है? देबाश्री ने एक गहरी सांस ली, कुछ हद तक घबराहट से बोलना शुरू कर दिया। अध्याय 117, व्यापार चल रहा है। मिस्टर सत्य की मौत उनकी आंखों के सामने हुई थी। इस समय जब देबाश्री ने रोहित के साथ फिर से व्यवहार किया तो उसमें पहले वाला आत्मविश्वासी व्यवहार नहीं था। हालांकि वह सतह पर शांत लग रही थी, वह इस हाई स्कूल के छात्र से गहरा डर महसूस कर रही थी। ये डर रोहित के एक घोस्ट मैनिपुलेटर होने से नहीं उपजा था, बल्कि ये रोहित के निर्मम तरीकों का डर था। और जिस व्यक्ति ने कार्रवाई की वह खुद नहीं बल्कि अरूप गुप्ता, प्रोफेसर अरूप गुप्ता थे। ऐसा लगा उस क्षण सत्य को हर किसी ने छोड़ दिया था, जैसे कि अगर वह नहीं मरता तो ये खुद आसमान के लिए एक अपमान होता। अगर इन चालों का उपयोग किसी अनुभवी राजनेता द्वारा किया जाता तो देबाश्री को आश्चर्य नहीं होता, लेकिन संबंधित व्यक्ति सिर्फ 18 साल का था, अभी भी एक बच्चा। हालांकि कभी कभी अनुभव और सामाजिक संपर्क से सीमित होने के कारण भोला और सरल, वह बस एक सीमित व्यक्ति था। जब तक वह पुनर्जीवित दुष्ट आत्माओं के हाथों नहीं मरता, रोहित भविष्य में एक शीर्ष व्यक्ति होगा। लेन देन की कीमत हमारे दिवंगत बॉस द्वारा मिस्टर रोहित के हाथों में माल की खरीद के लिए पहले से निर्धारित दर का पालन करेगी। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, मिस्टर रोहित? देबाश्री का चेहरा तनाव में था और वह बेचैन लग रही थी। रोहित ने उसे देखा और कहा, तुम थोड़ा असहज लग रही हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, देबाश्री ने कहा। यह अच्छा है। रोहित ने मेज पर रखे बॉडी बैग को थपथपाया और फिर कहा, यहाँ अंदर की चीज़ हमारे द्वारा कैद किए गए सामान्य भूतों से अलग है, ये थोड़ी खास है। अगर आप इसे एक सामान्य व्यापारिक सौदे के रूप में मानते हैं तो मुझे निश्चित रूप से नुकसान होगा, इसलिए मुझे लगता है कि हमारे लिए कीमत पर थोड़ी चर्चा करना आवश्यक है। ये ठीक होना चाहिए, है ना? अगर यह पहले वाली देबाश्री होती तो वह निश्चित रूप से रोहित को सीधे मना कर देती। सत्य ने पहले ही 50% प्रीमियम की पेशकश की थी, कीमत में और वृद्धि करना उसकी व्यावसायिक क्षमताओं पर बुरा प्रभाव डालेगा। लेकिन बॉस की मौत अभी हुई थी। देबाश्री को डर था कि अगर उसने रोहित को नाराज किया तो वह उसे मारने के लिए कोई कारण ढूंढ सकता है। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप कीमत पर कैसे बातचीत करना चाहेंगे, मिस्टर रोहित? कोई जल्दी नहीं, चलो पहले माल की जांच करें ताकि आप बाद में यह न सोचें कि मैं चांद मांग रहा हूँ। रोहित ने बॉडी बैग खोलना शुरू कर दिया। आटिल्ड, घबराकर देबाश्री का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि वह जल्दी से अपनी सीट से पीछे हट गई। अंदर कैद की गई चीज़ एक भूत थी। ऐसी चीज़ का खतरा स्तर अकल्पनीय था और इसे अब जांच के लिए खोलना उसे मौके पर ही मारने के लिए एक बहाने से कम लग रहा था। क्या हुआ? मिस देबाश्री की प्रतिक्रिया थोड़ी चरम पर है ना? डरो मत, ये चीज़ काफ़ी पालतू है, ये लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। देखो, मैं इसे बस ऐसे खोल सकता हूं और कुछ भी नहीं होता, रोहित ने एक ईमानदार रूप के साथ कहा। वह अब एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति की तरह लग रहा था जो एक दुष्ट शिकारी कुत्ते के साथ सड़क पर अकड़कर चल रहा हो, ये कहते हुए कि कुत्ता किसी को नहीं काटता, जबकि सच्चाई में वह बस उसे नहीं काटता। देबाश्री सिर्फ एक साधारण व्यक्ति थी, वह इतनी खतरनाक चीज़ के करीब जाने की हिम्मत कैसे कर सकती थी? अगर तुम वाकई डरती हो तो तुम पीछे खड़े होकर देख सकती हो। मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं इतनी छोटी सी बात पर तुम्हारे लिए चीज़ें क्यों मुश्किल करूँगा? रोहित ने कहा क्योंकि उसने बॉडी बैग से एक सिर बाहर निकाला। चेहरा बिना खून के निशान के पीला था, दोनों आंखें कसकर बंद थीं जैसे कि इसे एक लाश से काट दिया गया हो, अभी भी ताज़ा था। सिर को देखकर देबाश्री पहले डर गई, फिर चौंक गई। ये व्यक्ति जयपुर शहर का पहला घोस्ट मैनिपुलेटर अनिकेत था। जयपुर शहर की एक स्थानीय और एक विशेष कंपनी में एक कर्मचारी के रूप में उसने निश्चित रूप से इन महत्वपूर्ण व्यक्तियों को पहचाना। तुम इसे पहचानती लगती हो। अंतर्राष्ट्रीय घोस्ट मैनिपुलेटर अनिकेत, जो कुछ महीने पहले हुआनगैंग गांव में असाधारण घटना से निपटते हुए गायब हो गया था, रोहित ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा। 2 भूतों की कीमत वाकई में ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय घोस्ट मैनिपुलेटर शामिल हो तो क्या होगा? कीमत कम नहीं होनी चाहिए, मिस देबाश्री। क्या हम अब बातचीत शुरू करें? अपनी हिम्मत जुटाकर देबाश्री सावधानी से पास चली गई।
चूंकि रोहित बिना किसी परेशानी के इतना करीब खड़ा था तो भूत को पहले ही रोक दिया गया होगा, सबसे अधिक संभावना हानिरहित है। लेकिन जैसे ही वह पास आ रही थी, अचानक मेज पर पड़ा हुआ मृत व्यक्ति का पीला चेहरा वाला सिर अचानक अपनी आंखें खोल दिया। आटिल्ड घबराकर देबाश्री जमीन पर गिर गई। और जबकि वे यहाँ बातचीत कर रहे थे, अरूप गुप्ता, प्रोफेसर अरूप गुप्ता ने व्यक्तिगत रूप से कंपनी सुरक्षा कर्मियों की देखरेख की, विशेष बलों के टीम लीडर ली जून की कमान में, क्योंकि उन्होंने ट्रक से घोस्ट कॉफिन को उतारा और सावधानी से उसे दूसरे परिवहन वाहन में ले गए। ताबूत को देखकर उसे कोई डर या खौफ महसूस नहीं हुआ, बल्कि एक तरह का अवर्णनीय उत्साह और प्रत्याशा महसूस हुई। ये घोस्ट कॉफिन आगामी अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगर इस ताबूत से एक सफलता हासिल की जा सकती है तो वर्तमान स्थिति को पूरी तरह से उलट दिया जा सकता है। उस समय तक मेरा अनुसंधान दुनिया की संरचना को मौलिक रूप से बदल देगा। अरूप गुप्ता अपनी दुनिया में तल्लीन थे, जैसे कि वह घोस्ट कॉफिन के गुणों की जांच करने के लिए अपनी लैब में वापस जाने का इंतजार नहीं कर सकते थे। प्रोफेसर अरूप गुप्ता, हालांकि मैं एक बाहरी व्यक्ति हूं और मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहिए, मैं आपको याद दिलाना अपनी जिम्मेदारी समझता हूं कि यह चीज़ बेहद खतरनाक है। अरविंद पास आया और एक धीमी आवाज में कहा, रोहित के बारे में मेरी समझ के आधार पर अगर इस घोस्ट कॉफिन का वाकई में बहुत मूल्य होता तो वह इसे इतनी आसानी से जाने नहीं देता। ये तथ्य कि वह इसे 5 करोड़ 50 लाख में बेचने को तैयार था, ये बताता है कि उसने शायद कहा होगा कि इस ताबूत में केवल एक भूत है जो एक छिपे हुए खतरे के रूप में है। यदि संभव हो तो मैं वाकई में प्रोफेसर अरूप गुप्ता को इस ताबूत को अनुसंधान के लिए खोलने के बजाय इसे बंद रखने की सलाह दूंगा। अगर अंदर का भूत फिर से बाहर आता है तो मुझे डर है कि यह एक विनाशकारी आपदा का कारण बन सकता है। हालांकि मैंने लंबे समय से शोध संस्थान में मौजूद सुरक्षा उपायों के बारे में सुना है, खतरा अभी भी अपरिहार्य है। अरूप गुप्ता हालांकि हंसे और कहा, 1000 साल पहले आसमान से बिजली लोगों और पशुओं को मार सकती थी, राजा से लेकर आम लोगों तक सभी डर में रहते थे। उनमें से कौन कल्पना कर सकता था कि 1000 साल बाद हम इस शक्ति का उपयोग करने और इसे अपने जीवन के हर पहलू में लागू करने में सक्षम होंगे। मुझे परवाह नहीं है कि एक भयंकर भूत की प्रकृति क्या है, लेकिन चूंकि यह मौजूद है तो इसे नियंत्रित करने का एक तरीका होना चाहिए। घोस्ट कंट्रोलर सबसे स्पष्ट परिणाम है, हालांकि इस उपयोग दर ज़्यादा नहीं है। हालांकि ये घोस्ट कॉफिन मुझे एक सफलता खोजने का अवसर प्रदान करता है। चाहे कितना भी खतरनाक हो, ये सब सार्थक है। अरविंद एक शोधकर्ता की मानसिकता को नहीं समझ सका, लेकिन उसे लगा कि प्रोफेसर अरूप गुप्ता एक विशेष रूप से खतरनाक कार्य में लगे हुए हैं। इससे वह बहुत असहज हो गया। जैसे ही वह कुछ और सावधानी भरे शब्द कहने वाला था, देबाश्री, जो पहले रोहित के साथ लेन देन की प्रभारी थी, तेजी से पास आए। प्रोफेसर अरूप गुप्ता, रोहित के साथ सौदे के कुछ पहलू हैं जिन पर मैं खुद फैसला नहीं कर सकती। मुझे आपके इनपुट की ज़रूरत है, देबाश्री ने एक ऐसे रंग के साथ कहा जो बहुत अच्छा नहीं था। उसकी अभिव्यक्ति में अभी भी सदमा और तात्कालिकता थी। अरूप गुप्ता सिर्फ एक शोध संस्थान के प्रमुख हो सकते थे, लेकिन उनके पास बहुत शक्ति थी। सत्य की कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य शोध संस्थान की सेवा करना और प्रयोगशालाओं के संचालन को बनाए रखना था। असली निर्णय अरूप गुप्ता द्वारा लिए गए थे। क्या कंपनी के मामले किसी और द्वारा नहीं संभाले जा सकते? मैं जल्द ही व्यस्त हो जाऊंगा और मेरे पास कंपनी के संचालन को प्रबंधित करने का कोई समय नहीं है, अरूप गुप्ता ने अधीरता के स्पर्श के साथ अपना हाथ हिलाते हुए कहा। प्रोफेसर अरूप गुप्ता, लेकिन इस मामले में जयपुर शहर के पूर्व प्रमुख अनिकेत शामिल हैं, देबाश्री ने कहा। अनिकेत? इस नाम का उल्लेख होने पर अरूप गुप्ता और उनके बगल में अरविंद दोनों रुक गए। वाकई, वे उसे कैसे भूल सकते थे? अरूप गुप्ता को तब याद आया कि अनिकेत मरा नहीं था, बल्कि केवल हुआनगैंग गांव में फंस गया था। कभी कभी रिपोर्टें आती थीं और हालांकि बाद में कोई खबर नहीं थी, उसके जीवित रहने की संभावनाएं अभी भी महत्वपूर्ण थीं। पहले गांव से बाहर निकलते हुए केवल रोहित और हरीश पाल ही देखे गए थे। उन्होंने सोचा कि अनिकेत मर गया था क्योंकि वह नहीं दिखा। क्या अनिकेत अभी भी जीवित है? उसने पूछा। अरविंद तुरंत पूछताछ करने के लिए पास आया। अभी भी जीवित है वहां, देबाश्री ने सूरज छाता के नीचे बैठे रोहित की ओर इशारा किया। रोहित की मेज पर अनिकेत का सिर उसके बगल में बड़े करीने से पड़ा था, साफ सुथरा। अरविंद ने एक नज़र डाली और महसूस किया, अनिकेत रोहित के हाथों में आ गया है। यहाँ क्या चल रहा है? क्या ये हो सकता है कि उसके साथ तुम्हारे लेन देन का उद्देश्य अनिकेत है? एक प्रसिद्ध घोस्ट कंट्रोलर को एक भूत के रूप में बेचना, ये किस तरह की हरकत थी? रोहित वाकई में एक बछड़े की तरह निडर था, कुछ भी करने की हिम्मत कर रहा था। हमें इसे खरीदना ही होगा, अरूप गुप्ता ने तुरंत कहा। अनिकेत का मूल्य बहुत अधिक है, न केवल जयपुर शहर के पूर्व प्रमुख के रूप में, बल्कि हुआनगैंग गांव की घटना में प्रमुख मुखबिर के रूप में भी। यह मेरे बाद के अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। रोहित वाकई में बेचने का इरादा रखता है, लेकिन उसकी मांगी गई कीमत थोड़ी ज़्यादा है। मैं वह फैसला नहीं कर सकती, देबाश्री ने कहा।
अरूप गुप्ता ने कहा, पैसे कोई मायने नहीं रखते, बस ये सुनिश्चित करो कि अनिकेत का सुरक्षित रूप से व्यापार हो जाए और वह काफ़ी है। मुझे बाकी की परवाह नहीं है। वैसे वह कितने मांग रहा है? देबाश्री एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर कहा, वह सब कुछ चाहता है। मुझे पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर वह सब कुछ चाहता है तो उसे लेने दो, अरूप गुप्ता ने कहा बिना ज्यादा प्रतिक्रिया के। उद्धरण चिन्ह। अरविंद अपने शब्दों को रोकते हुए कहा, यह जबरन वसूली है। सहमत होकर आप अनिवार्य रूप से पूरी कंपनी उसे दे रहे हैं। इसे बनाए रखने के लिए धन के बिना आपके शोध संस्थान को भी जारी रखने में कठिनाई होगी। भले ही ऊपर से धन आवंटित किया गया हो, वे तुरंत नहीं पहुंचेंगे। आप अपने शोध को रोकना नहीं चाहते हैं, है ना? इसके अलावा वह एक अथाह कीमत का हवाला दे रहा है जो वास्तव में पैसे के लिए नहीं है। पिछला 5,50,00,000 उसके लिए पहले ही काफ़ी होना चाहिए। अगर पैसे नहीं तो वह क्या चाहता है? अरूप गुप्ता ने पूछा। मुझे लगता है कि यह कुछ और मूल्यवान है, घोस्ट कंट्रोलर से संबंधित, अरविंद ने कहा। जब किसी की वित्तीय स्थिति पूरी तरह से मुक्त होती है तो लोग आमतौर पर अपने जीवन, स्वास्थ्य, शौक और ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करते हैं। एक घोस्ट कंट्रोलर के रूप में वह घोस्ट कंट्रोल से संबंधित चीज़ों के बारे में सोचेगा। क्या हमने पहले ही उसे दूसरे भूत को नियंत्रित करने और भयंकर भूत के पुनरुत्थान को बढ़ाने में मदद करने के लिए सहमत नहीं हुए थे? अरूप गुप्ता ने पूछा। वह पिछला सौदा था और उसे शामिल नहीं किया जाना चाहिए। आप व्यक्तिगत रूप से उससे इस पर चर्चा करना चाहेंगे, अरविंद ने सलाह दी। अरूप गुप्ता वाहन में पहले से ही लोड किए गए घोस्ट कॉफिन को देखकर कहा, मेरे पास अभी समय नहीं है, क्योंकि मुझे जल्द ही लैब में वापस जाना होगा और अनिकेत को अनुसंधान में सहायता के लिए जल्द से जल्द ले जाना होगा। हम ये करेंगे, मैनेजर देबाश्री, मेरी कार में जाओ और मेरे सीट के बगल में वह सुनहरी डिब्बी, आयताकार वाली, ले आओ। ठीक है, ठीक है। देबाश्री तुरंत सहमत हो गईं और चली गईं। थोड़ी देर बाद वह एक आयताकार सुनहरी डिब्बी के साथ वापस लौटी। यह क्या है? अरविंद ने कुछ हद तक उलझन में पूछा। लैब की नवीनतम उपलब्धि अभी तक आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक नहीं हुई है। केवल एक बेहद कम संख्या में लोगों को इसकी मांग की गई है, लेकिन मैंने सुना है कि उन्होंने अच्छे परिणाम हासिल किए हैं। अरूप गुप्ता ने सुनहरी डिब्बी ली और पास चले गए। अध्याय 118, मोमबत्ती कैंडल। यह क्या है? रोहित ने मेज पर रखे सुनहरे आयताकार डिब्बे को देखते हुए अपनी भौहें सिकोड़ लीं। इसी पल अरूप गुप्ता, अरविंद और देबाश्री पास आ रहे थे। क्योंकि शुरुआती कीमत बहुत ज़्यादा, या यूं कहें कि हद से ज़्यादा थी, इसलिए उन्हें अरूप गुप्ता को खुद आकर बातचीत करने के लिए मजबूर करना पड़ा। और ठीक यही रोहित भी चाहता था। यह मेरी प्रयोगशाला की नवीनतम उपलब्धि है। भविष्य में असाधारण घटनाओं को संभालने में यह आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। इसे अनिकेत के बदले लेना आपके लिए एक अच्छा सौदा होगा। ये कहते हुए अरूप गुप्ता ने सुनहरा लंबा डिब्बा खोला। रोहित ने उत्सुकता से देखा, फिर वह चौंक गया। उसने सोचा था कि यह कोई कीमती खजाना होगा, लेकिन जब डिब्बा खुला तो वह ये देखकर हैरान रह गया कि उसके अंदर एक लाल मोमबत्ती थी जो जमे हुए खून से बनी लग रही थी। जी हाँ, एक लाल मोमबत्ती, एक मोमबत्ती। रोहित की आंखें हैरानी से फैल गईं। इस चीज़ की कीमत एक अनिकेत के बराबर है। मुझे लगता है कि इसकी कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 50 पैसे होगी। अरूप गुप्ता ने कहा, इसका मूल्य 5 भयानक भूतों के बराबर है और अभी तक ये सिर्फ मेरी प्रयोगशाला में ही उपलब्ध है। इसकी दुर्लभता के कारण इसे कभी आधिकारिक तौर पर वितरित नहीं किया गया, और अगर आपके पास पैसे भी हों तो भी आप इसे नहीं खरीद सकते। मैंने इसे एक नाम दिया है, भूत मोमबत्ती। नाम तो अच्छा है, लेकिन इसका खास इस्तेमाल क्या है? रोहित ने पूछा। हालांकि यह थोड़ी डरावनी लग रही थी, ये बस एक मोमबत्ती ही थी। हालांकि ये तथ्य कि अरूप गुप्ता इस चीज़ को अनिकेत के बदले देने को तैयार थे, इसका मतलब था कि इसका निश्चित रूप से बहुत महत्व था। पहले इसे समझना बेहतर था। भूत मोमबत्ती का काम आसान है। एक बार जब आप इस मोमबत्ती को जलाते हैं तो जब तक इसकी रोशनी आप पर पड़ती है और इसकी लौ नहीं बुझती, आप किसी भी भयानक भूत द्वारा मारे जाने से पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे, अरूप गुप्ता ने समझाया। ये सुनकर रोहित की आंखें सिकुड़ गईं और उसे कुछ हैरानी होने लगी। यह असंभव है, अरूप गुप्ता ने कहा। यह स्वाभाविक है कि आपको इस पर विश्वास न हो, क्योंकि आप इसे पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन मेरे पास आपको समझाते रहने के लिए ज़्यादा समय नहीं है। भूत मोमबत्ती का 3 बड़ी असाधारण घटनाओं में परीक्षण किया गया है और यह पूरी तरह से प्रभावी साबित हुई है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। यह मेरी तरफ से सबसे ऊंचा प्रस्ताव है। इस समय रोहित की नज़र लाल मोमबत्ती पर अनिश्चित रूप से घूम रही थी। उसके मन में कुछ संदेह था। इस मोमबत्ती को जलाने से कोई व्यक्ति भयानक भूत द्वारा मारे जाने से बच सकता है। इसका सिद्धांत क्या है? आप अरूप गुप्ता प्रोफेसर हो सकते हैं, लेकिन आप कोई जादूगर नहीं हैं। क्या सच में आपकी लैब ऐसी चीज़ बना सकती है? लेकिन अगर यह वैसा ही है जैसा उन्होंने कहा और भूत मोमबत्ती में वाकई ऐसे शक्तिशाली प्रभाव हैं,
जब तक मोमबत्ती की लौ नहीं बुझती तब तक पूरी तरह सुरक्षित रहना। रोहित अच्छी तरह समझ गया कि इसका क्या मतलब था। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, यह एक भूत नियंत्रक की दूसरी जिंदगी थी। आपने सच में इसका प्रयोग किया है? ये सच में असरदार है? रोहित हिचकिचा रहा था। प्रयोगों के परिणामों के आधार पर, यहाँ तक कि एक स्तर का खतरनाक भूत भी भूत मोमबत्ती की लौ बुझने से पहले अंदर के व्यक्ति को नहीं मार सकता, अरूप गुप्ता ने कहा। अगर आपको लगता है कि मैं आपके प्रयोग के दौरान झूठ बोल रहा हूं, तो आप बदला लेने आ सकते हैं। ईमानदारी से कहूं तो मुझे अपने प्रायोगिक उत्पाद पर बहुत भरोसा है। रोहित ने अपनी भौहें सिकुड़ी, अनिकेत के कटे हुए सिर और पास की भूत मोमबत्ती के बीच अपनी नजरें घुमाईं। वास्तव में इस समय झूठ बोलने या उसे धोखा देने का कोई कारण नहीं था। भूत मोमबत्ती में निश्चित रूप से यह प्रभाव होगा। एक भूत मोमबत्ती कितने समय तक चल सकती है? रोहित ने पूछा। अरूप गुप्ता ने जवाब दिया, ये बताना मुश्किल है। जलने की गति स्थिति के अनुसार बदलती रहती है। भूत जितना ज्यादा खतरनाक होता है, भूत मोमबत्ती उतनी ही तेजी से जलती है। लेकिन फिर भी इसे कम से कम आधा घंटा तो चलना ही चाहिए, बिना किसी समस्या के। ये चीज सिर्फ एक ही है जो थोड़ी कम लगती है ना? एक और क्यों नहीं जोड़ देते? रोहित ने कहा। अरूप गुप्ता ने कहा, अभी तक भूत मोमबत्ती को एक सामरिक स्तर का संसाधन माना जाता है। जो मैं अपने पास रखता हूं, वह मेरी अपनी सुरक्षा के लिए है। अगर आप और ज्यादा चाहते हैं तो आपको इसके लिए आवेदन करना होगा। ये फैसला मैं भी नहीं ले सकता, लेकिन अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय भूत नियंत्रकों में शामिल होना काफ़ी नहीं होगा। आपको कम से कम 2 और स्तर ऊपर उठना होगा। यहाँ तक कि यहाँ मौजूद अरविंद भी इसके लिए योग्य नहीं हैं। अरविंद ने एक तरफ अपनी नाक को छुआ, जो कुछ शर्मिंदा दिख रहे थे। वह इस चीज़ के बारे में जानते भी नहीं थे और न ही यह कि इसके लिए आवेदन कैसे करना है। रोहित ने एक पल सोचा और फिर तुरंत कहा, तो आपके साथ व्यापार करके अच्छा लगा। अनिकेत अब आपका है। अनिकेत को ले जाओ, हम प्रयोगशाला जा रहे हैं। अब से प्रबंधक देबाश्री कंपनी के मामलों की प्रभारी होंगी। मुझे अब छोटी मोटी बातों से परेशान मत करना। अरूप गुप्ता ने तुरंत सुरक्षा कर्मियों को निर्देश दिया। तुरंत अनिकेत का सिर लेकर एक बॉडी बैग ले जा रहे कर्मी विशेष बलों के नेता ली जून की निगरानी में तेजी से निकल गए। भूत मोमबत्ती। रोहित ने लाल मोमबत्ती को देखा और फिर उसे तुरंत दूर रख दिया। जब तक यह असली थी, उसे लगा कि अब उसके पास एक बेहद महत्वपूर्ण ट्रम्प कार्ड था जब उसे अजेय शक्तियों वाले भूतों का सामना करना पड़े। बाद में उसे अचानक कुछ याद आया और उसने जल्दी से आवाज लगाई, रुको, मेरा $2 मिलियन का बैग। ओह, लगता है मुझे थोड़ी देर हो गई। परिवहन वाहन चल चुके थे और अरूप गुप्ता और उनकी टीम पहले ही निकल चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि बॉडी बैग वापस नहीं मिलेगा। रोहित, तुम्हें भविष्य में इस तरह की चीज नहीं करनी चाहिए, अपने सहयोगियों का सौदा करना। ये सही नहीं है, चाहे तुम इसे किसी भी तरह से देखो। उस समय अरविंद ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, अभी एक खास समय चल रहा है। भले ही तुम बड़ी तस्वीर पर विचार न करो, फिर भी तुम्हें अपने सहयोगियों के साथ बेहतर संबंध बनाए रखने चाहिए, जो तुम्हारे लिए भी अच्छा है। आखिरकार तुम्हें बाद में एक दूसरे से मिलने का मौका मिलेगा। अपनी टीम को बेच देना किसी के पीठ में छुरा घोंपने से तो बेहतर है ना? रोहित ने कहा, इसके अलावा मैं अपने सौदों में दयालु हूं, जबकि दूसरे अपनी योजनाओं में शातिर होते हैं। इसकी तुलना में मुझे लगता है कि मेरे काम अभी सभी के लिए ईश्वर की दया दिखाने जैसे थे। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अरविंद का मुंह ऐंठ गया। वह नहीं जानता था कि क्या जवाब दे, इसलिए उसने बस कहा, तो अगली बार बहुत ज्यादा दयालु होने से बचने की कोशिश करना, नहीं तो मेरे लिए उच्चाधिकारियों को समझाना मुश्किल होगा। बस मेरे लिए एक एहसान के रूप में करो। मैं कोशिश करूंगा। रोहित ने कहा, मैंने सच में उम्मीद नहीं की थी कि अनिकेत इतना कीमती होगा, जिसके बदले ऐसी चीज मिल जाएगी। यह मेरी उम्मीदों से काफी परे है। अपने लिए अनिकेत का मूल्य निश्चित रूप से भूत मोमबत्ती जितना महान नहीं था। एक बार जब भूत हिरासत में ले लिए गए तो रोहित बस उन्हें पैसे के लिए बेच सकता था, लेकिन पैसा उसकी जान नहीं खरीद सकता था। हालांकि भूत मोमबत्ती उसकी जान बचा सकती थी। ये साफ था कि कौन ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो आप अंतर्राष्ट्रीय भूत नियंत्रण संगठन में कब शामिल होने और मूल्यांकन शुरू करने की योजना बना रहे हैं? अगर आप सहमत हैं तो मैं वापस जाकर आपका आवेदन जमा कर सकता हूं, अरविंद ने कहा। रोहित ने एक पल सोचा और फिर जवाब दिया, इंतजार करना बेहतर है। मुझे पुष्टि करने की जरूरत है कि क्या अरूप गुप्ता का भयानक भूतों के पुनरुत्थान में देरी करने का तरीका वाकई असरदार है। वैसे भी आप एक कम समय तक जीवित रहने वाले भूत नियंत्रक को नहीं चाहेंगे। इसके अलावा अभी के लिए जयपुर शहर में एक नया भूत नियंत्रक है, इसलिए सार्वजनिक सुरक्षा अस्थायी रूप से कोई मुद्दा नहीं होनी चाहिए। मेरा अभी शामिल होना कुछ हद तक फालतू होगा, खासकर जब मैं एक स्थानीय हूं और मैं दूसरे शहरों में नहीं जाना चाहता। भले ही उसने 2 भूतों को नियंत्रित कर लिया था, लेकिन उसे यह जानकारी अरविंद से छिपानी थी।
ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने जिस तरीके का इस्तेमाल किया था वह मानव त्वचा के चर्मपत्र से मिला था। अगर यह जानकारी लीक होती तो अरूप गुप्ता निश्चित रूप से शोध के लिए उस चर्मपत्र को हासिल करने का कोई तरीका खोज लेते, और उस समय प्रोफेसर अरूप को अपना नाम बदलकर प्रोफेसर पीक त्वचा करना पड़ता। अभी के लिए रोहित को लगा कि चर्मपत्र को अपने पास रखना जरूरी था। मैं समझता हूं कि आप क्या सोचते हैं। चूंकि आपने पहले ही कंपनी के साथ एक सौदा कर लिया है, यह जरूरी है कि आप भयानक भूत के पुनरुत्थान को लंबा करने के लिए एक दूसरा भूत नियंत्रित करें। ये जोखिम भरा है, आप जानते हैं, लेकिन जो भी हो, मैं फिर भी उम्मीद करता हूं कि आप जीवित रहेंगे, अरविंद ने ईमानदारी से कहा। प्रयोगशाला के तरीके में विफलता की दर थी, और यह उच्च थी, जिसमें मृत्यु दर 80% से कम नहीं थी। आइए उम्मीद करते हैं, रोहित ने कहा। और कैप्टन अरविंद, आपके पहले के ध्यान के लिए धन्यवाद और भविष्य में आपके निरंतर समर्थन के लिए। यह मेरे काम का हिस्सा है, अरविंद ने मुस्कुराते हुए कहा। वह जानता था कि अंतर्राष्ट्रीय भूत नियंत्रण संगठन और रोहित के बीच संबंध को कुछ समय के लिए बनाए रखने की जरूरत थी। रोहित के लिए अभी संगठन में शामिल होने का सही समय नहीं था। उसने पहले संगठन के जरिए भयानक भूतों के जीवन को लंबा करने का एक तरीका खोजने के लिए शामिल होने के बारे में सोचा था। लेकिन अब रोहित के पास इंतजार करने और देखने की स्थिति थी। आखिरकार एक बार जब वह औपचारिक रूप से पदभार संभाल लेता तो उसे लगातार सभी तरह की असाधारण घटनाओं से निपटना पड़ता जो उसके चुपचाप पैसा कमाने के चरित्र से मेल नहीं खाता था। वैसे अगर मैं बाद में अंतर्राष्ट्रीय भूत नियंत्रण संगठन में शामिल होता हूं, तो क्या मेरे द्वारा पहले सुलझाई गई असाधारण घटनाओं को मेरी योग्यता के रूप में गिना जाएगा? रोहित ने फिर से पूछा। अरविंद ने कहा, फुरेन शॉपिंग मॉल और हुआंगगांग गांव की घटनाएं सभी आपकी योग्यता के रूप में गिनी जाएंगी और आपकी फाइल में दर्ज होंगी। यह अच्छा है। मैं अंतर्राष्ट्रीय भूत नियंत्रण संगठन में शामिल होने के बाद पदोन्नत होने पर भरोसा कर रहा हूं, रोहित ने कहा। अरूप गुप्ता के पहले के शब्दों से यह अनुमान लगाया जा सकता था। अंतर्राष्ट्रीय भूत नियंत्रण संगठन के भीतर रैंक के आधार पर आपको अलग अलग विशेषाधिकार मिलते हैं। 2 रैंक आगे बढ़ने पर भूत मोमबत्ती जैसे सामरिक स्तर के संसाधनों तक पहुंच भी मिल सकती है। बेशक वह सिर्फ एक पहलू था, निश्चित रूप से अन्य विशेषाधिकार भी थे।